हैं तो बाबा केदार कुछ कपाट बंद के उपरांत कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। बली में भी आप देख सकते हैं पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। लैंडस्लाइड के निशान हैं, ये 2013 के लैंडस्लाइड के निशान हैं। ये हिमालय वाली बर्फीली हवा होती है, ये पूरे सर को पकड़ देती है। इसी है हर साल यात्रा खुलती है और ये पूरी चार धाम की जो यात्रा है ये पूरी गढ़वाल की लाइफलाइन मानी जाती है। जो बर्फ़ के प्रेमी हैं उनके लिए यह देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा को खुलने में मात्र एक सप्ताह रह गया है। इस बार यानी कि 2024 में भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा 10 मई को ठीक सुबह 7 बजे खुलने जा रही है। अब तक भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा की कितनी तैयारियां हैं, इस पूरे अपडेट को आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। धीरे धीरे भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा की तैयारियां होने लग गई हैं और इन सारे घोड़े खच्चरों में आप देख सकते हैं भगवान श्री केदारनाथ की जो वहाँ पे दुकानें खुलती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उसके लिए पूरा सामान इन घोड़े खच्चरों पे लाद के जाता है। और बहुत ही कठिन होता है यहाँ से पूरी 16 किलोमीटर की चढ़ाई पे इतना सारा सामान ले जाना, और इसमें बहुत सारा किराया लगता है, बहुत सारा मेहनत लगती है और इतनी पूरी चढ़ाई को पार करके पूरे केदारनाथ तक सामान पहुंचाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो केदारनाथ कपाट खुलने से पहले इस प्रकार से सामान ले जाया जाता है और इस प्रकार से पूरी यात्रा व्यवस्था को बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये दिख रहा है। अभी सुबह के 6 बज गए हैं और धूप भी आ गई है और अभी हमने भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड से शुरू करके अभी हम 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं और धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो भगवान श्री केदारनाथ में है रहने की व्यवस्था नहीं है, उतनी हो नहीं पाई है। रास्ते में भी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ जाके सबसे पहले रहने की व्यवस्था भी करनी होगी और खाने की व्यवस्था भी करनी होगी। और यात्रा सीजन को खुलने में मात्र 7 से 8 दिन रहे हुए हैं, लेकिन अभी तक उतनी सारी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई हैं। इसीलिए हम अपनी पूरी व्यवस्था को लेके अपने साथ में चल रहे हैं। तो बहुत सारे यात्री और बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि भगवान श्री केदारनाथ की जो यात्रा है वो 22 किलोमीटर की है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं और बोलते भी हैं और रील्स भी बनाते हैं इस टॉपिक पे कि भगवान श्री केदारनाथ की जो यात्रा है वो 22 किलोमीटर की है। वो 22 किलोमीटर की नहीं है, वो 16 किलोमीटर की है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान श्री केदारनाथ है 15 किलोमीटर और इस तरफ से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं गौरीकुंड 1 किलोमीटर है। अभी हम गौरीकुंड से 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर से गौरीकुंड की दूरी है 1 किलोमीटर और यहाँ से आप देख सकते हैं भगवान श्री केदारनाथ की दूरी है 15 किलोमीटर। यदि आप भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी साइन बोर्ड पे निर्देश लिखे होते हैं उन निर्देशों का पालन जरूर करें। ये केदारनाथ पूरे ट्रैक का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमेशा पत्थर गिरते हैं। तो ये पत्थर भी देखिए, ये ऊपर से गिरा हुआ है। बहुत बार बड़ी बड़ी कैजुअल्टियाँ हो जाती हैं। हमेशा यात्रा करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। जय हो चीर भाषा भैरव जी। अभी तक पूरा मौसम अच्छा है, यानी कि जब से हमने सुबह ट्रैक शुरू किया था अभी तक पूरा मौसम हमारा साथ दे रहा है और पूरे 3 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर दिया है। ये देखिए अभी रास्ता बिल्कुल सुनसान है, लेकिन जैसे ही भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा खुलेगी तो पूरा रास्ते में आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल भीड़ भाड़ रहेगी।
अभी हम गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर यानी कि जंगल चट्टी पे पहुंच गए हैं। जंगल चट्टी वही स्थान है जहां पे यात्री प्रथम विश्राम करता है और यहीं से भगवान श्री केदारनाथ की हल्की फुल्की चढ़ाई शुरू होती है। हर साल यात्रा खुलती है और ये पूरी 4 धाम की जो यात्रा है ये पूरी गढ़वाल की लाइफलाइन मानी जाती है। गढ़वाल की लाइफलाइन होने के साथ साथ हर बार केदारनाथ के स्थानीय व्यापारियों को बहुत ही जद्दोजहद में परमिशन लेके अपनी दुकानों को खोलना पड़ता है और दुकानों के साथ साथ हर बार परमिशन के रूल्स अलग चेंज हो जाते हैं और हर बार इन जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको कड़ी मेहनत से अपनी दुकानों को खोलना पड़ता है और उसमें यात्रियों के बहुत सारे सवाल भी होते हैं कि आखिर केदारनाथ धाम में इतनी महंगाई क्यों। अगर मैं आप केदारनाथ धाम की और केदारनाथ यात्रा की महंगाई को देखना चाहते हैं तो केदार यात्रा खुलने से पहले केदार की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में आप जान सकते हैं। कितनी कठिनाई से गौरीकुंड से लेकर ऋषिकेश से लेकर यहाँ पे सामान पहुँचाया जाता है और कितना महंगा ये दुकानदारों को ये सामान पड़ता है। अपनी दुकानें ही खोलनी उनको कितनी कठिन पड़ जाती हैं और फिर इतने सारी चीज़ों को मैनेज करने के उपरांत फिर जब दुकानदार अपनी दुकान पे बैठता है तो 2 पैसे कमाने के लिए बैठता है। इसीलिए जब आप भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो आपको कई सामान महंगे लगते होंगे, लेकिन आप जब उनकी तह तक जाएंगे आपको उनकी रियलिटी पता होगी और फिर आप उस पैसे को देने में हिचकिचाएंगे नहीं। जब आप बड़े शहरों में बड़े होटलों में बैठ के चाय पीते हैं तो वहाँ पे 50 से 60 रुपए की चाय रहती है। वही चाय जब यहाँ पे 20 से 30 रुपए की होती है तो यात्रियों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन अगर मैं आप इन पूरी यात्रा की तह तक जाएंगे तो केदार यात्रा शुरू होने से पहले किस प्रकार की सरकार की तैयारियां रहती हैं और किस प्रकार के यहाँ के स्थानीय लोग मेहनत करते हैं, इसके बारे में आप जरूर सोचिए। तब आपको पूरी यात्रा के बारे में और पूरी यात्रा की तैयारियों के बारे में पता चलेगा। हेलो सर, देखिएगा हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं दुकान के लिए। खुद ऐसी बांस ले जानी पड़ती है, फिर दुकान खोलनी पड़ती है और फिर तैयारियां करनी पड़ती हैं। ये देखिए भगवान श्री केदारनाथ में अभी पूरा सामान जा रहा है, तो इस प्रकार से सामान जाता है। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है सामान ले जाने में। और जो केदारनाथ की यात्रा से पहले तैयारियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। सारा सामान या तो पीठ पे बोझ के ले जाना पड़ता है या इस प्रकार से घोड़े खच्चरों में ले जाना पड़ता है। ये देखिए भगवान श्री केदारनाथ की जब भी यात्रा खुलती है तो वो हमेशा इन मज़दूरों की वजह से और जो घोड़े खच्चर होते हैं उनकी वजह से चलते हैं। ये सारे मज़दूर नेपाल से आए हैं, यानी कि दूसरे देश से आए हैं और हर बार आते हैं। और भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा में जितने भी सारे कठिन काम होते हैं, यानी जो बोझा ढोने का काम होता है, मजदूरी का काम होता है और बहुत सारे काम जो केदारनाथ में इनके अलावा कोई नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये लोग भी यहाँ से नेपाल से मानी भारत की ओर आ रखे हैं और केदारनाथ में सबसे ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। यदि आप भी भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं और अगर मैं आप इन लोगों से काम कराते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पूरे अपना पसीना बहा के अपनी मेहनत का पैसा कमाते हैं। तो इनको जब भी आप इनसे काम कराएं तो इनके पूरे पैसे हमेशा देते रहें और इनसे जब भी काम कराएं तो हमेशा शालीनता से काम कराएं, प्यार से काम कराएं, क्योंकि हर इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए किसी भी देश में जब हमको जाना पड़ता है तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पे ढलना पड़ता है। तो केदारनाथ की लाइफलाइन माना जाए तो इन मज़दूर लोगों को और जो केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलते हैं उनको माना जाता है।
हम बिल्कुल निकल मुझे बना दो झंझटबाजी में लाइफ को जीना चाहिए। ये देखिए भाई, इस पे हैं लाइटें जो कि स्टैंड पे लगेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे लगी हुई है और इन पे लिखा हुआ है श्री केदार। तो कुछ इस प्रकार की लाइटें इस समय लगेंगी। अभी कुछ जगहों पे तो लग गई हैं, लेकिन कुछ बाकी हैं, ये ऊपर के लिए जा रही हैं। लगवा देना यार, इस बार मिल जाएंगे आपको। तुम्हारी कहाँ यहाँ से अब सुन फरेक से हमारी ड्यूटी केदार तक है। तो तुम इसके समझना है अभी हम पहुंच गए हैं भीमबली। यह केदारनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव है और भीमबली में भी आप देख सकते हैं पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। धीरे धीरे भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा में जितने भी छोटे छोटे चट्टियाँ हैं उनमें अभी पूरी दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन यात्रा खुलने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। भगवान श्री पूरी केदारनाथ की यात्रा को हमेशा से ही पांडवों से जोड़ा गया है और यहाँ पे है भगवान श्री भीम की काफ़ी विशाल काय प्रतिमा है। तो ये पूरे भीमबली के नाम से ये पूरी चट्टी जानी जाती है और पूरी चट्टी के अभी आप जो करंट हाल देख सकते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी पूरी सूनी सूनी पड़ी हुई है और केदारनाथ यात्रा को खुलने के लिए मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं और अभी तक कुछ भी उतनी तैयारियां हो नहीं पाई हैं। काफ़ी सारे लोग अपने कांधों पे अपनी दुकानें बनाने के लिए इस प्रकार के सामान ले जा रहे हैं और पूरी चट्टी अभी सूनी सूनी पड़ी हुई है। आगे देखते हैं कि अगले 7 दिनों में कितने तक तैयारियां हो सकती हैं, वो तो आगे आपको यात्रा में देखने को मिलेगा। ये देखिए, अभी कई जगहों पे पानी की सुविधा भी नहीं हो पाई है क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, इनमें पानी नहीं लगाया गया है। ये जो चरियाँ बनाई गई हैं, ये जो पूरे हौज टाइप के बनाए गए हैं, ये जो यहाँ पे खच्चर घोड़ा खच्चरों के लिए पानी पीने के लिए बनाया गया है, तो इनमें अभी पानी भी चालू नहीं हो पाया है। काफ़ी व्यवस्थाएं अभी बाकी हैं और बहुत सारी तैयारियां भी अभी चल रही हैं, लेकिन समय बहुत कम है यात्रा खुलने के लिए। साथियों, अभी हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा पे। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक ये पुराना वाला रास्ता है जो कि आपदा से पहले यही रास्ता हुआ करता था, लेकिन आपदा के बाद ये पूरा रास्ता टूट गया था। तो अब नया वाला जो रास्ता बनाया गया है वो इस तरफ से बनाया गया है। ये वाला रास्ता है, थोड़ा इस पे काम भी चल रहा है। ये रास्ता इस वाले रास्ते से 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये पूरा रास्ता जिग जैग में बनाया गया है। ये ऐसे ही जिग जैग में जाएगा। हम इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट रास्ता जाना होगा। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है 2 किलोमीटर, वो ये वाला रास्ता है। तो हम इस वाले रास्ते से जाएंगे। अभी इस पर फ़िलहाल काम भी हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से कुछ परमिशन लेके इसी रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ रास्ता टूट गया था और यहाँ पे नया रास्ता भी बनाया जा रहा है और इस पे बहुत सारा काम भी हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे वर्कर लोग लगे हुए हैं। अभी हम हैं रामबाड़ा में और मेरे पीछे से देख सकते हैं पूरा ये जो लैंडस्लाइड के निशान हैं, ये 2013 के लैंडस्लाइड के निशान हैं। 2013 से पहले जो ये पूरा मार्केट हुआ करता था, जो पूरी सबसे बड़ी चट्टी केदारनाथ लाइन की जो सबसे बड़ी चट्टी हुआ करती थी, वह रामबाड़ा हुआ करती थी। लेकिन अब सिर्फ यादों में रामबाड़ा है और ये एक था रामबाड़ा।
ये जो पूरा आपको पूरा ओवरऑल व्यू दिख रहा है, ये पूरा रामबाड़ा का है। यहाँ पे पूरा रामबाड़ा का एक पूरा बड़ी चट्टी हुआ करती थी, लेकिन जब 2013 की आपदा आई तो बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी भी हो गई थी और ये पूरा रामबाड़ा बह गया था। और नदी आप देख सकते हैं, मंदाकिनी नदी बहुत ज़्यादा गहरी बहने लग गई है। उस टाइम से यहाँ तक पूरा मलबा आ गया था, ये पूरा बह गया था। और अब जो रास्ता है वो वहाँ से भी कटता है और जिस रास्ते से हम आए हैं यहाँ से भी रास्ता कटता है। ये रास्ता थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, 2 किलोमीटर लॉन्ग पड़ता है और ये पूरा जिगजैग टाइप का पूरा रास्ता बनाया गया है। हम इसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो रेलिंग लगाई जाएगी उन पे कलर भी हो रहा है। अभी सारे मज़दूर लोग कलर करने पे लगे हुए हैं। यात्रा सीज़न की कुछ तैयारियां तो चल रही हैं जो दिख रहा है। और पूरी जो ये रेलिंग है इनको एक केसरिया रंग दिया जा रहा है, यानी कि जो भगवा रंग नाम जाना जाता है उससे इनको रंगा जा रहा है। और अभी तैयारियों पे सभी जुटे हुए हैं और काफ़ी तैयारियां अभी बाकी हैं और हम इस वाले रास्ते से जाएंगे। वैसे तो इस रास्ते में भी काफ़ी काम लगा हुआ है। ये देखिए अभी काफ़ी सीमेंट का वर्क भी हो रहा है। जिन स्थानों पे थोड़ा रोड ख़राब हो रखी है उन्हें रिपेयर भी करा जा रहा है। केदारनाथ यात्रा में जैसे ही हमें इस प्रकार के माइलस्टोन दिखते हैं तो और इस पे लिखा हुआ जो किलोमीटर है उसको देख के ही थोड़ा ताकत बनती है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं और वैसे ही हम किलोमीटर गिनते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम चढ़ाई को गेन करते जाते हैं वैसे ही सांस फूलने लग जाती है। और जब हम केदारनाथ यात्रा को कपाट खुलने से पहले जो यात्रा कर रहे हैं काफ़ी सुनसान लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम ही चल रहे हैं। वैसे नहीं है कि हम ही चल रहे हैं, बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं। जितनी भी तैयारियां कर रहे हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन किलोमीटर को देख के ही ताकत और हौसला बढ़ रहा है। वैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने 9 किलोमीटर केदारनाथ की और यात्रा करनी है, यानी कि अभी 9 किलोमीटर तक अभी हमें पूरी यात्रा करनी है, पूरा ट्रैक करना है। और जो भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा की जो मेन चढ़ाई शुरू होती है वो यहीं से ही शुरू होती है, जो नाक के दम की चढ़ाई होती है। और इसी चढ़ाई पे हमारी सबसे ज़्यादा सांस फूलती है। अगर मैं आप भी भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो जो ये स्टीप जो नाक के दम की चढ़ाई होती है उसको अच्छे से चढ़ने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप धीरे धीरे चलें, हल्का हल्का पानी लेते रहें और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठते रहें, तभी यह चढ़ाई पार होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। जितने भी लोग बाहर के आते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप आराम से यात्रा कीजिए, धीरे धीरे चढ़ते रहिए और पानी पीते रहिए। इसी प्रकार से आप भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा धीरे धीरे करते रहें। इस बार यदि आप भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा करने आ रहे हैं और बर्फ़ देखने के शौकीन हैं तो मेरे पीछे ये है हिमखंड। बहुत सारे लोग इसे ग्लेशियर कहते हैं, ये ग्लेशियर नहीं है, ये है हिमखंड, जो कि कई हिमालय के कई बर्फ़ से पिघल कर ये खंड बनते हैं। और ऐसे आपको केदार मार्ग में, यानी कि जो केदार का ट्रैकिंग मार्ग है, 2-3 जगहों पे देखने को मिलेंगे। ये है पूरा हिमखंड, ये देखिए। और धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे ही यात्रा खुलेगी, ये धीरे धीरे पिघलता जाएगा। यदि आप भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा प्रथम सप्ताह में करते हैं तो आपको ये पूरा हिमखंड देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी बर्फ़ भी मिलेगी। ये देखिए। भाई इतना अच्छा बर्फ मैंने कभी नहीं देखा। ऊपर वाली जल रही है, जी ग्लेशियर के बीच में से रास्ता। हम पहुंच गए हैं ठीक बड़ी निंचोली से
आधा किलोमीटर यहाँ पर से बड़ी निंचोली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पत्थर आ रखा है। जो इस प्रकार के हिमखंड होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं। यदि आप भी भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा में आते हैं और इस प्रकार के हिमखंडों में फ़ोटो खिंचाने या एंजॉय करने जाते हैं तो कृपया सावधानी रखिए। इस प्रकार के हिमखंड नीचे से खोखले होते हैं और इनके अंदर से पानी रिसता रहता है और ये धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। जैसे ही गर्मी होती है वैसे ही ये पिघलते रहते हैं। बहुत सारे लोग कई बार इनमें फंस जाते हैं और बड़ी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जब भी यात्रा पे आए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। ये है उत्तराखंड का राज्य पशु बुरांश, लेकिन यहाँ इसका कलर बिल्कुल पिंक हो जाता है, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जैसे ही हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो इसका कलर वाइट हो जाता है, जबकि ये नीचे वाले इलाकों में यानी कि जो हमारे घर वाला इलाका है, गुप्तकाशी वाला इलाका, वहाँ ये बुरांश सुर्ख लाल होता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलाबी कलर है। अभी हम पहुँच गए हैं बड़ी निंचोली। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ठंड भी शुरू हो गई है और जो ये हिमालय वाली बर्फीली हवा होती है ये पूरे सर को पकड़ देती है, इसीलिए हमने टोपी भी रख दी है। और जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे वैसे ही जैकेट भी पहननी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो चढ़ाई पे पूरी बॉडी गर्म रहती है, लेकिन जैसे ही हम रुकेंगे तो वैसे ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जो पूरी चढ़ाई की पसीना होती है शरीर में वो सूखने लग जाती है और बहुत तेज़ ठंड लगने बैठ जाती है। इससे पहले कि जैसे ही हम आराम करेंगे या बैठेंगे जहाँ पे भी, वहाँ पे हम जैकेट पहन लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और ये है पूरा नज़ारा छोटी निंचोली का, बिल्कुल सुन पड़ी हुई है। और ये जो पूरे कॉटेज बने हुए हैं ये कॉटेज हैं GNVN के। काफ़ी थकान लग रही है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, यानी कि केदारनाथ की ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी थकान लग रही है। तो सामने से ये देखिए पूरा बर्फ़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कुछ ही दिन पहले यानी कि 1-2 दिन पहले इस पूरी बीच में रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते को काटा गया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी खतरा है। यहाँ पे हमको भाग भाग के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नीचे से पत्थर गिर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी खतरा बना रहता है। इसीलिए हमको यहाँ पे जल्दी जल्दी जाना होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए आप कितने सारे पत्थर आ रखे हैं। ये सारे ये बर्फ़ का जो हिमखंड है उसके द्वारा लाए गए हैं और यहाँ पे अभी भी बहुत खतरा है। ये देख सकते हैं ऐसे पत्थर अटके हुए हैं और ये बहुत बड़े हो सकते हैं। और कभी जब यहाँ पे यहाँ पे जब रास्ता पास करते हैं, यहाँ पे आगे जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी फास्ट जाना पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी संकरा भी है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा बच के चलना पड़ता है। केदारनाथ यात्रा में अगर मैं मौसम की बात की जाए तो मौसम हर 2 बजे के बाद बदल जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। वो तो आपका बाई लक है कि आप जिस दिन आपको मौसम सही मिले वो आपके लक पे डिपेंडेड करता है, लेकिन 80% ये चांस आपको पूरी यात्रा में मिलेंगे 2 बजे बाद मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश भी होने लग जाती है। खासकर मई और जून में 2 बजे के बाद हमेशा मौसम ख़राब रहता है। इसीलिए आप जब भी भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए आएँ तो गर्म कपड़े ज़रूर ले आएँ और रेनकोट केदारनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी। एक तो वो आपको ठंड से बचाएगा और दूसरा आपको भीगने से बचाएगा। और जो यात्रा लाइन में ट्रैकिंग करने में जो सुविधा मिलती है रेनकोट से, वो छाता से नहीं मिलती है। इसीलिए इस पूरी यात्रा में रेनकोट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और अभी जो यात्रा के अभी जो लेटेस्ट अपडेट है तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ ही लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं और कुछ घोड़े खच्चर जा रहे हैं जो केदारनाथ का सामान ले जा रहे हैं। बाकी
ऐसे यात्री लोग अभी कुछ है नहीं, अभी बिल्कुल सुनसान माहौल पड़ा हुआ है, रास्ता भी पूरा खाली है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये रास्ता इतना फुल हो जाएगा, यहाँ पे आपको जगह ही नहीं मिलेगी और पूरा जाम लगने बैठ जाएगा। अभी शाम का 6 बजे वाला समय है, तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये पूरा रास्ता दिख रहा है। इधर से पूरी बर्फ़ जमी हुई है और बीच में ये रास्ता है और बर्फ़ के जो हिमखंड हैं उनको दोनों तरफ से काट दिया गया है और जो जाने के लिए बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। और अभी जो भी बर्फ़ देखने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए अभी काफ़ी बर्फ़ है और हो सकता है जब मई में जैसे ही कपाट खुलेंगे वैसे अगर मैं बारिश होगी तो आपको लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर से बाबा केदारनाथ की दूरी 3 किलोमीटर है और अभी हम पहुँचने वाले हैं भैरव गदेरा। इसको भैरव गदेरा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आपको हमेशा बर्फ़ मिलेगी और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं पूरी आपको बर्फ़ मिलेगी। भैरव गदेरे के पास आपको सबसे ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी और ऊपर से जो पूरा हिमालय दिख रहा है ये वही हिमालय है जो मंदिर के पीछे से दिखता है। तो यहाँ से पूरी हिमालय की चोटी दिखनी शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, भी बर्फ़ को देखना चाहते हैं और बर्फ़ के प्रेमी हैं यानी स्नो प्रेमी हैं, उनके लिए यह बर्फ़ लगभग 2 महीने तक यहाँ पे रहेगी और सबसे ज़्यादा बर्फ़ आपको जो देखने को मिलेगी वो भैरव गदेरे में मिलेगी। और यहाँ से काफ़ी अल्टीमेट नज़ारा भी दिखता है हिमालय का, ये देखिए। और ये अभी शाम का समय हो रहा है, लगभग 6:30 बज गए हैं और 6:30 बजे का ये खूबसूरत सा नज़ारा है, ये देखिए। अभी हम पहुंच गए हैं बाबा केदार के धाम। तो कुछ इस प्रकार से बाबा केदार दिखते हैं क्योंकि अभी कपाट खुले नहीं हैं और अभी यहीं तक अलाउड है जाना और आगे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसीलिए यहीं से आपको बाबा केदार के दर्शन करा लेते हैं। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है बाबा केदार, लेकिन 10 तारीख के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है। आज के वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको बाबा श्री केदारनाथ की नई वीडियो में।